कल्पना कीजिए एक तरफ एक छोटा सा कलश है हम्म। जिसमें सचमुच की जली हुई राख रखी है। और उसके लिए दो देश 100 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर की सोने से बनी चमचमाती फीफा ट्रॉफी है। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है, जहां हम 21 ऐसी मशहूर खेल ट्रॉफियों को डीकोड कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हम इन्हें रटने नहीं वाले हैं। अक्सर इतनी लंबी लिस्ट देखकर श्रोताओं को इंफॉर्मेशन ओवरलोड महसूस होता है। सही कहा। इसलिए आज हमारा मिशन इन नामों के पीछे छिपे इतिहास और मनोविज्ञान को समझना है। क्योंकि जब कोई भी मैच देखा जाता है तो सिर्फ एक धातु के कप के लिए चीयर नहीं किया जाता। एकदम सही। उस कप से जुड़ी एक पूरी ऐतिहासिक विरासत होती है। तो अगर हम आज के इस पूरे कलेक्शन को देखें तो सबसे पहला पैटर्न जो उभर कर आता है वो है किसी खेल का भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव। अगर हम इस लिस्ट को देखें तो 21 में से 8 ट्रॉफियां अकेले फुटबॉल की हैं। बहुत बड़ा नंबर है ना? जैसे फीफा रोवर्स, सीजर्स, सुब्रोतो, डुरंड, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप और मर्डेका। इसे देखकर मुझे लगता है कि फुटबॉल दुनिया भर में बोली जाने वाली एक वैश्विक भाषा की तरह है। हाँ, मतलब एक ग्लोबल लैंग्वेज। हाँ, और ये अलग-अलग कप उस भाषा की क्षेत्रीय बोलियां या डायलेक्ट्स हैं। ये वैश्विक भाषा वाली एनालॉजी एकदम सटीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो फीफा या यूरो जैसे कप उस भाषा के स्टैंडर्ड रूप हैं जो पूरी दुनिया समझती है। अच्छा। और बाकी ट्रॉफियां? और डुरंड या संतोष ट्रॉफी ये भारत के अपने स्थानीय व्याकरण की तरह है। डुरंड कप तो दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक है, जिसे ब्रिटिश सेना ने शुरू किया था। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन होती है। रोवर्स या सीजर्स कप जैसे जो नाम हैं, क्या ये सच में खेल की गहरी जड़ों को दिखाते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या ये सिर्फ औपनिवेशिक शासकों और अमीर स्पॉन्सर्स के पीआर स्टंट नहीं थे, जिनका आम जनता के खेल से कोई लेना देना ही नहीं था? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कई शुरुआती ट्रॉफियां दरअसल शक्ति और पैसे का प्रदर्शन ही थीं। लेकिन समय के साथ जब आम लोग इन टूर्नामेंट से जुड़े तो वही नाम उनकी अपनी खेल संस्कृति का हिस्सा बन गए। कोई उदाहरण इसका? सुब्रतो कप को ही ले लीजिए। ये भारत में स्कूल स्तर के फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर शुरू हुआ। ये कोई पीआर स्टंट नहीं था। हाँ, बल्कि खेल को ग्रासरूट लेवल तक ले जाने की एक ठोस कोशिश थी। बिल्कुल, मतलब ये कप सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं, उस समय के समाज का आईना है। चलिए इस वैश्विक मैदान से निकलकर अब उन खेलों की तरफ चलते हैं जिनका एक बहुत ही खास ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। मैं क्रिकेट और हॉकी की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्रिकेट में हमारे पास रणजी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, एशेज और एशिया कप है। और हॉकी में आगा खां कप और बेटन कप। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है नामों के बीच का भारी अंतर। एशिया कप एकदम सीधा और सच कहूं तो उबाऊ नाम लगता है, जो सिर्फ भूगोल बताता है। और एशेज? हाँ, एशेज ये कितना ड्रामेटिक है। और इसके पीछे का ड्रामा भी उतना ही असली है। एशेज सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हार के बाद उपजे एक ताने से पैदा हुआ था। ताने से? सच में? हाँ, 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराया तो एक ब्रिटिश अखबार ने व्यंग्य में लिखा कि इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो गई है। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? उन्होंने लिखा कि क्रिकेट की मौत हो गई है और उसकी राख यानी एशेज ऑस्ट्रेलिया ले जाई जा रही है। ओ वाह! तो असल में वो दोनों टीम एक कप के लिए नहीं बल्कि उस राख को वापस लाने के गुरूर के लिए खेल रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हॉकी के आगा खां और बेटन कप को देखें, ये नाम बताते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में इस खेल को शाही परिवारों का कितना संरक्षण प्राप्त था। हाँ, मतलब एलीट परंपरा। ये तो खेल के इतिहास को एकदम नए नजरिए से देखने जैसा है। अब अगर हम बड़े मैदानों से हटकर रैकेट क्लब या टेबल पर खेले जाने वाले खेलों की तरफ आएं, तो यहाँ एक अलग ही दुनिया है। सही कहा। बैडमिंटन में थॉमस कप और उबेर कप है, गोल्फ में राइडर और वॉकर कप, लॉन टेनिस में डेविस कप और पोलो में एजरा कप भी है। लेकिन मेरी नजर अटकती है ब्रिज की होलकर ट्रॉफी पर। ताश का खेल ब्रिज। हाँ, इतने सारे शारीरिक और पसीने से तरबतर कर देने वाले खेलों के बीच एक दिमागी खेल की अपनी इतनी प्रमुख ट्रॉफी होना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, लेकिन अगर आप इसके कारण पर जाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। होलकर जैसे शाही परिवार सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता भी दिखाना चाहते थे। अच्छा,
इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी। हाँ, ब्रिज जैसे दिमागी खेल को पेट्रोनाइज करना ये साबित करने का तरीका था कि वे रणनीति और कूटनीति में भी माहिर है। ओह, तो ये सिर्फ शौक नहीं था बल्कि एक स्टेटस सिंबल था। और अगर हम बैडमिंटन के थॉमस और उबे कप की बात करें तो क्या ये भी किसी पैटर्न का हिस्सा है? यहाँ पैटर्न ऐतिहासिक समानता का है। हाँ। थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम चैंपियनशिप है और उबेर कप महिलाओं की। हाँ, मतलब दोनों एक पेयर या जोड़े की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, ये दोनों एक जोड़े के रूप में खेल में लैंगिक समानता के विकास को दर्शाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बताते हैं कि खेल का ढांचा कैसे विकसित हुआ है। ये कमाल का है। मतलब अगली बार जब कोई स्पोर्ट्स फैन इन टूर्नामेंट्स को देखेगा तो उसे सिर्फ खेल नहीं बल्कि उसके पीछे का 100 साल पुराना ड्रामा और इतिहास भी दिखाई देगा। हमने आज 21 ट्रॉफियों को देखा, फुटबॉल के वैश्विक दबदबे से लेकर एशेज की प्रतिद्वंदिता और होल्कर ट्रॉफी के दिमागी स्टेटस सिंबल तक। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि श्रोताओं के लिए अब ये नाम डिक्शनरी के शब्द नहीं रहे बल्कि कहानियों के किरदार बन गए हैं। एकदम सही। लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जिस पर श्रोताओं को जरूर गौर करना चाहिए। वो क्या है? हमने देखा कि कुछ ट्रॉफियों के नाम यूरोप या एशिया जैसे विशाल महाद्वीपों पर हैं, तो कुछ के नाम होल्कर, थॉमस या डेविस जैसे व्यक्तियों पर रखे गए हैं। ये एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। आखिर एक ट्रॉफी को उसका नाम कैसे मिलता है? क्या एक इंसान का नाम किसी पूरे महाद्वीप के नाम से ज्यादा भारी हो सकता है? ये एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसे अगली बार कोई भी मैच देखते हुए श्रोता खुद से पूछ सकते हैं।